बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर। आज बात करते हैं आमर लियाकत की वफ़ात पर जो मुबशर अली ज़ैदी साहब ने फ़ेसबुक पोस्ट की, बड़ी सख्त किस्म की, उस हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि मर गया मरदूद, ना फ़ातिहा ना दुरूद। थोड़ी सी तफसील जानते हैं उनकी फ़ेसबुक वाल से। और आखिरी जो उनका पैराग्राफ है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पैराग्राफ ये है जी कहते अब वो मर गया है, कमज़ोर दिल लोग कहते हैं कि मरने वाले की बुराई नहीं की जाए। बुराई कैसी? सच तो बताना चाहिए। एक घटिया आदमी से जान छूटी। ये वही घटिया आदमी था जो टीवी पर बैठकर कत्ल के फतवे देता था, अपनी पोजीशन को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके उकसाने पर कई अहमदियों को कत्ल किया गया था। ये जुर्म क्यों माफ़ किया जाए? मर गया मरदूद, ना फ़ातिहा ना दुरूद। ये उन्होंने पोस्ट की जी। और इसमें एक पूरा जो है उन्होंने जो है मज़मून सा लिखा है, बड़ा तफसील के साथ, बिल्कुल बड़ा तफसील से मैंने सारा पढ़ा है। कोशिश करूँगा साथ साथ उसके मैं आपको क्लिप भी साथ साथ बताऊँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आमर लियाकत के मरने के बाद ये पोस्ट क्यों की गई, आमर लियाकत की मौजूदगी में क्यों नहीं की गई। इसकी तफसील भी थोड़ी सी बताता हूँ आपको। कहते हैं जी कि 2017 में 23 जनवरी 2017 को उन्होंने एक कहानी लिखी। वो कहानी लिखते थे, 100 लफ्ज़ों की कहानी लिखा करते थे। उन्होंने एक कहानी लिखी। उस कहानी में उन्होंने एक डॉक्टर का जिक्र किया जो डॉक्टर था, और मतलब है कि डॉक्टर की बुराई की गई। आमर लियाकत, डॉक्टर आमर लियाकत नाम था उनका, ठीक है जी। तो अब ये जो कहानी जो थी, इसका पस मंज़र सारा डॉक्टर आमर लियाकत पर था। वो कहानी पे आखिर में बताते थे कि वो आधा पागल था, पूरा पागल हुआ, अपना इलाज खुद किया तो पूरा पागल हो गया। इस कहानी जब ये शाया हुई तो आमर लियाकत ने फ़ौरन से कॉल की और इनको धमकियाँ दी। बकौल इन्होंने कहा कि मुझे धमकियाँ दी कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो। फिर बैंसा पेज के हवाले से भी बात की। हैदर जो था, क्या कहते हैं उसको, बैंसा पेज का एक था सुलेमान हैदर का जिक्र किया कि उसके साथ तुम्हारी तस्वीरें हैं, वो भी मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगा और मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करूँगा और ऐसा करूँगा कि लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के कत्ल करेंगे, मार देंगे। ये बात की जो मुबशर अली ज़ैदी साहब हैं उन्होंने आमर लियाकत के हवाले से। फिर उन्होंने कहा जी कि जियो के एक सीनियर अहदेदार को कॉल करके उन्होंने ये सारी बात बताई कि आमर लियाकत ने मुझे ऐसे धमकियाँ दी हैं, अगर मेरे ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो इसका कसूरवार आमर लियाकत होगा। तो आमर लियाकत को मतलब है, उन्होंने अपनी तफसील सारी बता दी। उन्होंने पूछा कि जो सुलेमान हैदर है उसको आप जानते हैं? तो कहते हैं जी जी बिल्कुल जानता हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन वो बैंसा पेज का एडमिन नहीं है। बैंसा पेज की भी एक तारीख़ है। बैंसा पेज जो है वो गुस्ताखी के ज़मरे में था और उसके एडमिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाते थे। तो उन दिनों उन पर फतवा भी लगा था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगा था बैंसा पेज का एडमिन होने का, ये उनके दोस्त थे मुबशर अली ज़ैदी साहब। अब इन्होंने ये कहा और आमर लियाकत ने इनको ये भी धमकी दी कि रात को प्रोग्राम लगेगा, मेरा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में मैं आपको जो है नंगा करूँगा, ये वो सारा कुछ उन्होंने उसमें कहा। फिर आमर लियाकत ने रात को प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में इनका नाम नहीं लिया, और लेकिन इनके ख़िलाफ़ स्केच उन्होंने बनाया, बाकी कोई और प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। ये मुबशर अली ज़ैदी साहब कहते हैं जी कि ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 इल्ज़ाम आमर लियाकत पर और लगाए। उन्होंने कहा जी कि वो नशेई था, हरासमेंट करता था, कि एक फ़ीमेल एंकर जो हैं उनके साथ भी इन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद जो है वहाँ का कानून बन गया, जियो का कानून बन गया कि हरासमेंट में सख्त कानून बनाया गया। फिर इसके बाद दूसरी शादी के बारे में उन्होंने कहा जी कि दूसरी शादी काफ़ी अरसे से करना चाह रहे थे, तो उन्होंने फिर ये दूसरी शादी की। फिर उसके बाद कहते हैं जी कि मैं सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव था। वो मुबशर ज़ैदी साहब कहते हैं मैं बड़ा एक्टिव था, और एक्टिव होने के साथ साथ मैं ट्विटर पे भी पोस्ट वगैरह करता था। तो किसी ने मेरे फ़ेक अकाउंट से आमर लियाकत साहब के बारे में और उनकी बेगम के बारे में, दूसरी बेगम के बारे में कुछ ट्वीट किए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट बना के सेंड किया और कहा कि आमर लियाकत तुम्हें ढूंढ रहा है, और तुम अगर इस्लामाबाद में होते तो वो तुम्हें पटाई करता, तुम्हारी मतलब पटाई करने तक की बात लिखी है। तो उस वक्त इन्होंने फ़ोन किया आमर लियाकत को और आमर लियाकत को बताया जी कि वो पेज जो है वो मेरा नहीं है, वो आईडी मेरा नहीं है, वो फेक अकाउंट है और मैंने तुम्हारे ख़िलाफ़
कुछ भी नहीं किया, ना तुम्हारी बेगम के ख़िलाफ़ किया है, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात हो। तो दूसरा ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, अगर पाकिस्तान में हो के मैंने तुम्हारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं किया तो मैं वहाँ जाके क्या कर सकता हूँ। सफाई पेश की, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आमर लियाकत ने भी इनके ख़िलाफ़ काफ़ी तहरीरें लिखी, पोस्टें बनाई, सारा कुछ किया। तो इनके फिर आखिर में काफ़ी सारे मसले भी हुए, इन्होंने बहुत सारे ब्लेम भी लगाए उन पे। और उस दौरान जब तक आमर लियाकत ज़िंदा रहे हैं तब तक इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बोले नहीं हैं और अपनी सफाइयाँ ही देते रहे हैं। लेकिन अब जब वो फोत हो गए हैं तो इतने सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने। तो एक तो बात यह है कि इनकी बातें आमर लियाकत के हमायती नहीं है। हम आमर लियाकत के हवाले से ये कहेंगे कि वो फोत हो चुके हैं, अल्लाह ताला का दुनिया से उनका हिसाब किताब ख़त्म हो गया, अब अल्लाह ताला जाने और वो जाने ना। लेकिन ये है कि इन्होंने उनके हवाले से जो बातें की हैं, जो ज़ाती तौर पे की हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी पे करते तो फिर देखते कि हाँ वाकई ये बातें हैं। लेकिन उनके वफ़ात के बाद इस तरह की बातें करना मेरा ख़्याल है कि वो दुरुस्त नहीं है। खैर, जो मालूमात मेरे पास थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और किसी और के पास अगर मालूमात हो तो वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।